चरण की वोटिंग शुरू होने में बस कुछ ही घंटे शेष रह गए और चौथे चरण का चुनाव प्रचार प्रसार बहुत तेज हो चुका है। चुनावी चाल तूफानी गति से चली जा रही है। बीजेपी चाल चल रही है, कांग्रेस भी चाल चल रही है, तो क्षेत्रीय दल भी चाल से कमाल करने की हर जुगत में लगे हैं। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को दिखाएंगे, खबर के अंदर की एक एक चाल को भी समझाएंगे। बस आप देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला ये बहुत खास बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप एक तस्वीर देख लीजिए। दिखाएंगे आपको नोटों का ये ढेर, और ये तस्वीर जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितनी नोटों की गड्डियां होंगी। लोकसभा चुनाव के बीच झारखंड में भ्रष्टाचार पर ईडी ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है और छापेमारी में 40 करोड़ से अधिक कैश बरामद किए जा चुके हैं। किसके पैसे हैं, कहां से आए, किसके ठिकाने से बरामद हुए, पूरी खबर बताएंगे। इन 40 करोड़ से क्या क्या हो सकता है वो भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले बात तीसरे चरण की वोटिंग की कर लेते हैं, जो मंगलवार को सुबह से शुरू हो जाएगी। तो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, ये नोटों की गड्डियों का अंबार लगा हुआ है और इसमें कितने नोट हैं, कितनी गिनती ये पूरी हुई। 40 करोड़ से भी ज्यादा रकम अभी गिने जा चुके हैं और नोटों की मशीन लगातार वहां पर लाई जा रही है, क्योंकि मशीनें भी अब थक रही हैं इन नोटों को गिनते गिनते। तो 40 करोड़ के नोटों का क्या आलम है, इसका क्या ये कनेक्शन है और कहां से इतने नोट आ रहे हैं, किसके ये पैसे हैं, किसकी तरफ से दिए गए हैं और ये नौकर के घर से इतने नोट कैसे बरामद किए गए, इस पर पूरा विश्लेषण हम आपको देंगे, समझाएंगे। लेकिन इससे पहले ये भी आपको जानकारी दे दें कि कल लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान होना है और इस मतदान में क्या कुछ होगा इसकी भी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले इन नोटों की गड्डियों को देखना आपके लिए जरूरी है। तो झारखंड में कांग्रेस का कैश लोक आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। बहुत बड़ी तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ नोटों की गड्डियां हैं। और तीसरे चरण के लिए 12 राज्यों की 94 सीटों पर 7 मई को वोटिंग होगी। तीसरे चरण की वोटिंग शुरू होने में बस कुछ घंटे शेष रह गए। मंगलवार को सुबह 7 बजे से बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। तीसरे चरण के चुनाव में कहां किस पार्टी के उम्मीदवार के बीच मुकाबला है, आइए जानते हैं। तीसरे चरण की वोटिंग शुरू होने में महज कुछ घंटे बाकी हैं। बिहार में तीसरे चरण के लिए 7 मई को 5 सीटों पर वोटिंग है। ये 5 सीटें हैं झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया। इन 5 ही सीटों पर सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के सीएम नीतीश कुमार, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सहित तमाम नेताओं ने तीसरे चरण के चुनाव के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार किया। वैसे तो बिहार की इन 5 सीटों पर कुल 54 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन ज्यादातर सीटों पर लड़ाई आमने सामने की ही है। झंझारपुर में जेडीयू के रामप्रीत मंडल और वीआईपी के सुमन महासेठ में सीधा मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि आरजेडी से टिकट न मिलने से नाराज गुलाब यादव ने बसपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरकर झंझारपुर की लड़ाई को थोड़ा दिलचस्प जरूर बना दिया है। वैसे 2019 में रामप्रीत मंडल ने गुलाब यादव को ही हराया था। सुपौल में जेडीयू के दिलेश्वर कामेत और आरजेडी के चंद्रहास चौपाल के बीच सीधी टक्कर है। 2019 में ये सीट कांग्रेस के पास थी। कांग्रेस की रंजीत रंजन को दिलेश्वर कामेत ने हराया था। इस बार इनका मुकाबला आरजेडी के चंद्रहास चौपाल से है। मधेपुरा में भी जेडीयू और आरजेडी के बीच ही सीधी लड़ाई है।
जेडीयू के दिनेश चंद्र यादव के सामने आरजेडी के प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप मैदान में है। ये वो सीट है जिस पर आज तक यादव उम्मीदवारों की ही जीत होती रही है। वहीं अररिया की बात करें तो अररिया में बीजेपी के प्रदीप सिंह का आरजेडी के शाहनवाज आलम से मुकाबला है। पिछली बार यानी 2019 में प्रदीप सिंह ने तस्लीमुद्दीन के बेटे सरफराज आलम को हराया था। इस बार लालू प्रसाद ने सरफराज आलम का टिकट काटकर उनके छोटे भाई शाहनवाज आलम को अररिया से चुनावी मैदान में उतार दिया है। बिहार में तीसरे चरण की 5वीं सीट है खगड़िया। खगड़िया में एलजेपीआर के राजेश वर्मा और सीपीआईएम के संजय कुशवाहा के बीच सीधा मुकाबला है। यहाँ दोनों ही उम्मीदवार नए हैं। 2019 में एलजेपी से महबूल अली कैसर जीते थे, जबकि 2019 में महागठबंधन में ये सीट वीआईपी के खाते में थी और इस सीट पर वीआईपी के मुकेश सहनी चुनाव लड़े थे। 2019 में इन सभी 5 सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी। एनडीए के सामने सभी 5 सीट जीतकर स्ट्राइक रेट मेंटेन रखने की चुनौती है, तो इंडिया अलायंस के सामने 2024 में 2019 से बेहतर प्रदर्शन की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए अब जल्द से आपको ये बता देते हैं कि झंझारपुर सीट पर कौन कौन से कैंडिडेट हैं। जेडीयू के प्रत्याशी है रामप्रीत मंडल और सुमन महासेठ वीआईपी के प्रत्याशी बनाए गए। झंझारपुर सीट इसमें सबसे फंसा हुआ मुकाबला है। इस सीट के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। झंझारपुर की सीट पर यहां जेडीयू से सांसद रामप्रीत मंडल फिर से उम्मीदवार है, तो महागठबंधन में ये सीट वीआईपी के पास है, जहां से वैश्य जाति की सुमन महासेठ मैदान में। सुमन महासेठ का रिश्ता बीजेपी और आरएसएस से रहा है, लेकिन उम्मीदवारी मिली महागठबंधन से। इन दोनों के मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है किसने? बीएसपी के गुलाब यादव ने। गुलाब यादव महागठबंधन से टिकट के दावेदार थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर बागी हो गए और मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। गुलाब यादव का वोटरों पर इतना प्रभाव है और इनकी पत्नी एमएलसी भी है, बेटी जिला परिषद अध्यक्ष है, इसलिए इनकी वजह से यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। झंझारपुर के सामाजिक समीकरण को भी समझ लीजिए। संख्या बल के हिसाब से ये लोकसभा क्षेत्र ब्राह्मण, यादव और अति पिछड़ा बहुल है और यहाँ सबसे ज्यादा वोट अति पिछड़ा यानी कि 35% अति पिछड़ा जाति की तरफ से मिलते हैं वोट, यादव की तरफ से 20%, अन्य पिछड़ी जाति की तरफ से 12 से 15%, ब्राह्मण जाति के 15% लोग यहाँ पर हैं और मुसलमान जाति के 15% हैं। झंझारपुर लोकसभा सीट पर कुछ बड़े वोट बैंक की बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये प्रतिशत आप जान लीजिए कि किन किन जातियों की तरफ से यहाँ पर वोटों का प्रतिशत क्या है। इसकी पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि अति पिछड़ा 35% है, यादव जाति के 20% यहाँ पर लोग हैं, अन्य पिछड़ी जाति के 12 से 15% और ब्राह्मण के 15%, वहीं मुसलमानों के 15% है। और देखिए झंझारपुर लोकसभा सीट पर कुछ बड़े वोट बैंक की भी हम बात करेंगे, तो यहां पर सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर अति पिछड़ा यादव, ब्राह्मण, मुसलमान है। झंझारपुर सीट की सियासत हम आपको समझा दे रहे हैं और इस सियासत को समझने के लिए महागठबंधन से टिकट के दावेदार गुलाब थे और टिकट नहीं मिलने पर वो बागी हो गए, इसकी पूरी जानकारी हमने आपको दी। और चलिए अब आपको सुपौल लिए चलते हैं। सुपौल में दिलेश्वर कामत जेडीयू के प्रत्याशी है, चंद्रहास चौपाल आरजेडी से प्रत्याशी बनाए गए। सुपौल का संग्राम जेडीयू से सांसद दिलेश्वर कामत फिर से मैदान में हैं और आरजेडी ने चंद्रहास चौपाल को उतारा है। दलित बिरादरी से आते हैं चंद्रहास चौपाल। वैद्यनाथ मेहता निर्दलीय खड़े हैं और मेहता की वजह से चुनाव त्रिकोणीय होने के आसार है। और चलिए सुपौल का सियासी समीकरण समझा दे। 2008 में परिसीमन के बाद यहां पर तीन चुनाव हुए। 2009 में जेडीयू के विश्व मोहन कुमार सांसद बने, जबकि 2014 में मोदी लहर के बावजूद कांग्रेस की टिकट रंजीत रंजन जीतने में सफल रही। लेकिन 2019 की बात कर लें तो जेडीयू के दिलेश्वर कामत ने बहुत बड़े अंतर से रंजीत रंजन को हराकर 2014 की हार का बदला ले लिया। सुपौल की जातीय वोटों के गुणागणित पर भी नजर डालते हैं। जो 3 बड़े वोट बैंक सामने आते हैं वो हैं यादव और मुस्लिम, जो कि कुल मिलाकर 5.5 लाख मतदाता हैं। केवट और धानुक जाति के 3.75 लाख मतदाता हैं, जबकि स्वर्ण मतदाताओं की बात करें तो 1.55 लाख मतदाता स्वर्ण जाति से आते हैं।
अररिया सीट की अब हम बात करेंगे। अररिया सीट में मुकाबला बीजेपी के प्रदीप सिंह का शाहनवाज आलम आरजेडी के साथ है मुख्य मुकाबला। अररिया का संग्राम भी आपको समझा देते हैं। अररिया में बीजेपी से सांसद है प्रदीप सिंह और फिर से मैदान में, जबकि आरजेडी ने शाहनवाज आलम को उतारा है जो एआईएमआईएम से विधायक का चुनाव जीतकर बाद में आरजेडी में शामिल हो गए। सीधा मुकाबला है। प्रधानमंत्री ने अररिया में रैली करके पिछले दिनों एनडीए के पक्ष में हवा बनाने की भरपूर कोशिश की थी। देखना होगा कि जनता का भरोसा जीत पाते हैं प्रधानमंत्री बीजेपी के उम्मीदवार या नहीं। बढ़ते हैं आगे। अररिया लोकसभा सीट का सियासी समीकरण भी आपको समझा देते हैं। सीमांचल की बाकी सीटों की तरह यहां पर भी सबसे ज्यादा वोट मुसलमान यानी कि 43% मुसलमान जाति के लोग हैं। ओबीसी 27% है, ईबीसी 15% आबादी है, एससी की बात कर ली, शेड्यूल कास्ट की तो 10% आबादी है और सामान्य जाति से 5% लोग आते हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। वहीं अररिया लोकसभा सीट पर वोटों के गुणा गणित पर भी नजर डालें तो यही पता चलता है कि मुसलमान वोट 43% है जबकि हिंदू वोट 57% है। यानी वोट बैंक के हिसाब से अररिया लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा मुसलमान, दूसरे नंबर पर ओबीसी, ईबीसी और यादवों को छोड़कर तीसरे नंबर पर यादव मतदाता हैं। तो ये हम आपको पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि अररिया के 3 बड़े वोट बैंक कौन कौन है। इस पूरे ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे सबसे ज्यादा मुसलमान जाति के लोग हैं और इसके बाद ईबीसी, ओबीसी और देखिए मुसलमानों का जो प्रतिशत है वो 43% है जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। हिंदुओं का प्रतिशत 57% है। तो मुसलमान, ओबीसी, ईबीसी, यादव को छोड़कर तीसरे नंबर पर यादव जाति के लोग आते हैं। तो सीमांचल का अगर हम बात कर लें, वहां के सियासी समीकरण की बात कर लें तो एमवाई समीकरण बनता है और उसी के तहत मुसलमान और यादवों की जो संख्या है, जो प्रतिशत है वो ज्यादा है। मधेपुरा लिए चलते हैं आपको। दिनेश चंद्र यादव जेडीयू के प्रत्याशी हैं और प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप आरजेडी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं और इन्हीं दोनों के बीच मुख्य मुकाबला होना है। मधेपुरा का महाबली कौन बनेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। रोम पोप का मधेपुरा गोप का, ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी। मधेपुरा में दिनेश चंद्र यादव का मुकाबला आरजेडी के चंद्रदीप यादव से है। दोनों तरफ से यादव उम्मीदवार हैं। लालू यादव यहीं से पप्पू यादव को लड़ाना चाहते थे क्योंकि उनके पास कोई बहुत मजबूत उम्मीदवार इस सीट के लिए नहीं था, लेकिन आखिरकार पप्पू यादव ने पूर्णिया से लड़ने का फैसला ले लिया। तो मधेपुरा के बारे में पूरी जानकारी हमने आपको दी कि मधेपुरा के वोट बैंक में यादवों का बहुत ही अहम रोल रहता है। बढ़ते हैं आगे। लोकसभा चुनाव के बीच झारखंड में भ्रष्टाचार पर ईडी ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। कांग्रेस नेता और झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी के घर पर जांच एजेंसी की रेड के बाद उनके करीबियों के ठिकानों से नोटों के इतने बंडल जब्त हुए कि अधिकारियों के भी होश फाख्ता हो गए। झारखंड कैश कांड सामने आने के बाद पीएम मोदी ने जोरदार हमला बोला। पीएम ने कहा कि झारखंड में नोटों का पहाड़ मिल रहा है, जब इनके लूट को रोकता हूं तो वो गालियां देते हैं। पीएम ने 2 टोक संदेश दे दिया कि वो गरीबों की पाई पाई बचाने में जुटे हुए हैं। जनता के पैसे लूटने वाले जेल की रोटी खाएंगे। उसमें झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी हुकिया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। झारखंड में एक और कैश कांड ने चुनावी दंगल के बीच सियासी तापमान को बेहद गर्मा दिया है। नोटों के इतने बंडल कि आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। रांची में ईडी की टीम ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उनके करीबियों के ठिकानों पर जब रेड डाला तो अफसरों के भी होश उड़ गए। नोटों के इतने बंडल कि पैसे गिनने के लिए कई मशीनें लगानी पड़ी, कुछ मशीनें खराब भी हो गईं। मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी के नौकर जहांगीर आलम के घर से ही 40 करोड़ से अधिक कैश जब्त किए गए हैं। कैश कांड पर न्यूज 18 के सवाल पर मंत्री आलमगीर आलम क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है, वो हमारा पीएस है और हम लोग भी जब भी पीएस सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। इसके पहले भी
दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में, तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड से सटे ओडिशा के नवरंगपुर में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। झारखंड में कैश कांड पर पीएम ने दो टूक संदेश दिया कि गरीबों की पाई पाई बचाने में जुटे हैं, जनता के पैसे लूटने वाले जेल की रोटी खाएंगे। मैं तो गरीब माँ का बेटा हूँ, तो मुझे गरीब का दर्द समझ आता है। मैंने कहा मैं रुपया 1 भेजूंगा, 1 पाई भी किसको खाने नहीं दूंगा, और जो खाएगा वो जेल जाकर के खाना खाएगा, जेल की रोटी चबाएगा। झारखंड में भ्रष्टाचार और नेताओं के घर से पैसों का ढेर मिलने पर पीएम मोदी लगातार विपक्ष पर हमले करते हैं। झारखंड में कांग्रेस नेताओं के ठिकानों से पैसे मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले साल दिसंबर में ही कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड में 300 करोड़ से भी ज्यादा कैश जब्त किए गए थे। तो अब कांग्रेस कोटे के मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी के करीबियों के पास से 40 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुए। सवाल यही, आलमगीर के करीबी के घर 40 करोड़ किसका है? न्यूज 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश, अविनाश और दिल्ली से शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।